तो हमारा टॉपिक है क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन एनोमलीज। नाम में ही समझ आ रहा है, क्रेनियो वर्टिब्रल यानी क्रेनियम और वर्टिब्रा के बीच का जंक्शन। यानी क्या, हमारा क्रेनियम है, जानते हैं जंक्शन बनता कहाँ है, जंक्शन जी बनता है कि ये हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम के पीछे हमारा ऑसिकुट रीजन होता है, ऑसिकुट रीजन के पीछे ब्रेन स्टेम होती है, वहीं से फोरामेन मैग्नम खुलता है और क्या होता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलती है। तो वो ऑसिकुट से ही स्टार्ट होता है, ऑसिकुट के बाद से क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी वर्टिब्रा से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज C1 C2। तो जो C1 C2 होती है ना, वो आप अगर देखेंगे तो वो आपके ऑसिकुट रीजन में घुसी हुई होती है। वो ये क्रेनियोवर्टिब्रल रीजन जो होता है वो एक्सिस और एटलस, देखो ये ट्रिक याद करने के लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सिस किसका नाम होता है, एटलस किसका नाम होता है। एटलस नाम होता है C1 का और एक्सिस नाम होता है C2 का। अब ये ऐसे ऐसे याद रखना कि एटलस एक्सिस तो याद रखते हैं, एटलस में T पहले आता है ना अल्फाबेट में, तो C1 पहले आएगा, ठीक है, इसलिए C1 का एटलस होता है और एक्सिस नाम होता है C2 का। ये एटलस एटलेंटो एक्सियल जॉइंट बनता है एक, और एक बनता है एक्ट्रेटो एक्सियल ऑसिपिटल जॉइंट, यानी एक जॉइंट C1 C2 के बीच में बनता है और एक जॉइंट C1 C2 और ऑसिपुट के बीच में बनता है। अगर आप इनको C1 C2 को फील करना चाहेंगे अपने पीछे रख के, तो आप इन्हें फील नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऑसिपिटल आपके क्रेनियम के थोड़े नीचे की तरफ धसे हुए हैं, आपको C3 से फील होता है अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल। आप एकदम अगर पाल्पेबल दिखेंगे तो आप C3 से पाल्पेबल कर पाएंगे, C1 C2 पाल्पेबल इतना आप नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि वो ऑसिपुट में थोड़े से धसे हुए रहते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, तो उन्हीं में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए क्या बोलते हैं, क्रेनियम यानी हमारा ऑसिपुट रीजन, वर्टिब्रल यानी C1 C2 रीजन, इनके जंक्शन में कोई एनोमलीज हो जाए। अब एनोमलीज आपको क्या दो रीजन से हो सकती हैं, आप जानते हो कि या तो कोई बाय बर्थ हो, एनोमलीज मींस होता है कोई भी एबनॉर्मलिटी। मैं अब एनोमलीज की जगह एबनॉर्मलिटी वर्ड यूज करूंगा तो आप समझना, ठीक है, कि एबनॉर्मलिटी। अब एबनॉर्मलिटी इसी जंक्शन में दो रीजन से हो सकती है, कि या तो बाय बर्थ हो, दैट इज कंजेनाइटल, और दूसरा क्या हो सकता है कि दूसरा कोई भी बाहर से जो एक्वायर्ड हो। अब कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा हो किसी सर्जरी की वजह से हो, कुछ भी हो, हम उन्हें थोड़ा आगे करके समझेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जंक्शन के बीच में दो चीजें हैं, क्रेनियम और वर्टिब्रल बॉडी, तीन चीजें आ रही है, एक ऑसिपुट आ रहा है, एक एटलस आ रहा है और एक एक्सिस आ रहा है। दो जॉइंट होते हैं, एक एटलेटो एक्सियल जॉइंट होता है और एक होता है एटलेटो एक्सियल ऑसिपुट जॉइंट, वो तीनों का समेशन होता है। अब हम इनके बीच में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दो लेवल पे प्रॉब्लम आती है, पहले लेवल पे आती है बोन के लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है या सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पे प्रॉब्लम आ सकती है। बोन के लेवल पे प्रॉब्लम आती है एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन, यानी C1 C2 जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाए, आपस में एक दूसरे से डिसलोकेट हो जाए। दूसरा होता है वेसिलर इन्वेजिनेशन, इसको अभी हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर दूसरे पे आए सॉफ्ट टिश्यू एनोमली। सॉफ्ट टिश्यू एनोमलीज में यानी चायरी मालफॉर्मेशन और श्रिंगोमेलिया, ये दोनों हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वो एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन और वेसिलर इन्वेजिनेशन ही पढ़ेंगे। चायरी मालफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता था कि जो हमारा पीछे का ब्रेन स्टेम में जो क्या हिंड ब्रेन वाला पीछे वाला पार्ट है, वो क्या स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की तरफ खिसक के आ जाता था, हो जाता था। और श्रिंगोमेलिया में क्या श्रिंग्स बन रही थी, और वो उसको श्रिंगोमेलिया का मोस्ट ऑफ द जो रीजन था वो शायरी मालफॉर्मेशन ही था, मोस्ट ऑफ द रीजन, बाकी और रीजन थे। तो ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू एनोमलीज हैं। यानी अब आप एक चीज बिल्कुल क्लियर कर गए हो कि अच्छा ये हमारा क्रेनियम है और ये यहाँ से हमारी वर्टिब्रा स्टार्ट हो रही है, तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो इस रास्ते में ही हो रही है। अब दो लेवल पे हो रही है कि या तो बोन के लेवल पे हो जाए सॉफ्ट टिश्यू के, सॉफ्ट टिश्यू के हम दोनों समझ चुके हैं, बोन के लेवल पे हम इन्हें समझना स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा होता है एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स होते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से ऑर्थो में आप पूरा बहुत अच्छे से समझोगे, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सबलक्सेशन और एक होता है डिसलोकेशन। सबलक्सेशन और डिसलोकेशन वर्ड हमेशा जॉइंट्स के लिए यूज करे जाते हैं। अगर कोई भी बोन टूटती है तो आप उसको फ्रैक्चर बोलते हैं, मगर अगर कोई जॉइंट निकल जाए, नी जॉइंट निकल जाए, या फिर सपोज आपका जो बहुत सिंपल ह्यूमरस, वो क्या बोलते हैं, जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसमें हेड ऑफ ह्यूमरस निकल जाए, ग्लिनोलेब्रम में से है ना, स्कैपुला की जो ग्लिनोलेब्रम होती है उससे आपका हेड ऑफ ह्यूमरस निकल जाए, अगर वो बाहर निकल गया तो आप उसे जॉइंट का फ्रैक्चर थोड़ा ना बोलेंगे, उसे आप जॉइंट का डिसलोकेशन बोलेंगे। फ्रैक्चर बोन के टूटने का होता है, लेकिन क्या जरूरी है कि हर बार पूरा ही जॉइंट निकले? सिर्फ सपोज हेड ऑफ ह्यूमरस तो निकल गया, मगर जो लिगामेंट्स थे वो अभी भी अटैच्ड है। यानी जब तक दो बोन यानी क्या हेड
और वो जिसमें एंटर है, अगर वो चाहे अगर हिप जॉइंट में बोल दे तो हेड ऑफ फीमर है ना, और एसिटाबुलम, और अगर शोल्डर जॉइंट में बोल दे तो हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनोलेब्रम। तो वहां क्या हो सकता है, सिंपल सी चीज है कि अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्टिविटी अगर 1% भी रहेगी तो आप उसको डिसलोकेशन नहीं बोलेंगे, फिर आप उसको बोलेंगे सबलक्सेशन, कि यहाँ पर क्या शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है या नी सबलक्सेशन हुआ है, हिप सबलक्सेशन हुआ है, जहां आपको दिख रहा है कि कंप्लीटली अब उनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं रहा, तब आप वर्ड यूज करते हैं डिसलोकेशन। इसलिए ये वर्ड को आप बिल्कुल याद रखें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन एंड फ्रैक्चर। शोल्डर में कभी फ्रैक्चर टाइप का वर्ड यूज नहीं करते और बोन्स के लिए कभी डिसलोकेशन वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये हमने एक डिफरेंस देखा हल्का सा डिसलोकेशन और सबलक्सेशन के बीच में। दूसरा, हम अब इसमें नाम में ही समझ आ रहा है कि हमारा एटलेंटो एक्सियल यानी C1 C2 जो आपस में एक दूसरे से जॉइंट्स रहते हैं, ये जॉइंट है एक दूसरे का, तो वो जॉइंट खुल जाए तो उसको हम बोलेंगे एटलेंटो एक्सियल। कैसे खुलेगा हम उसे आगे समझेंगे। दूसरा पढ़ रहे हैं वेसिलर इनवेजिनेशन। अब नाम से समझ आ रहा है कि वेसिलर यानी क्रेनियम का पार्ट है, उसके अंदर कुछ धस रहा है, इन्वेजिनेट कर रहा है। क्या धसेगा, अगर मैं आपको डेफिनेशन में अगर बोलूं, अभी डीप में आगे समझेंगे, अगर अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, क्या मैं बोलूं कि इन्वेजिनेशन ऑफ द स्कल दैट अकर्स, यानी स्कल के अंदर इन्वेजिनेशन हो रहा है कब, अकर्स व्हेन द टॉप ऑफ द C2 वर्टिब्रा माइग्रेट्स अपवर्ड। यानी मैं आपको एक बार बहुत सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूं, बाद में उसको डीप में समझेंगे कि ये आपका होता है ऑसिपुट, ये आपका होता है C1 और ये होता है आपका C2। अब जो C1 C2 का रिलेशन होता है ना, वो इस अभी स्ट्रक्चर्स उनके डीप में समझेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि उनके स्ट्रक्चर जब वेसिलर इन्वेजिनेशन पाएंगे तब उनके स्ट्रक्चर हम डीप में समझेंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं कि ये C2 वाला पार्ट है, ये ऑसिपुट में धस जाता है। अब आप बोलोगे सर के बीच में तो C1 है, तो उसको आगे समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि जो C2 वाला पार्ट है वो ऑसिपुट में घुसने की कोशिश करता है, तो भैया उससे होगा क्या, सीधी सी बात, अगर ये घुसने की कोशिश करेगा तो ऑसिपुट पे यहाँ क्या फोरामिन मैग्नम में जैसे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है तो वो नैरो होगी, सीधी सी बात है। तो इट कैन कॉज नैरिंग ऑफ फोरामिन मैग्नम। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है, अभी पूरा कंप्लीट हम आगे जब हम टॉपिक्स क्लियर करते चलेंगे तो हम उनको समझते चलेंगे। बोनी एनोमलीज में पहला हमें पढ़ना है एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। डिसलोकेशन किसके बीच में, डिसलोकेशन बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। और हमेशा याद रखो एटलस एंड एक्सिस, और मैंने आपको बोला था एटलस किसको, एटलस यानी C1 और एक्सिस यानी C2, बाद में भूलना नहीं है, ठीक है। ये इससे याद रखना है कि T पहले आता है तो C1 एटलस फॉर, ठीक है। टर्म्ड फॉर किसके लिए, एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। इन डिसलोकेशन द एटलस पुश्ड फॉरवर्ड एंड कॉज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। अब इसको जरा हम पहले से अब हम समझते हैं थोड़े से स्ट्रक्चर्स। ये बिल्कुल जो जॉइंट है इस तरीके से बना होता है। ये आपकी है नीचे वाली C2, ऊपर वाली है C1। नीचे वाली C2 है, ऊपर वाली C1 है। ये सबसे परफेक्ट, ये देखिए ये है C2। पहले आप C2 समझिए, C2 ये जॉइंट डोसा कहता है। C2 में क्या दिख रहा है, ये आपकी देखो सारे वर्टिब्रास में, जैसे इसमें भी ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है, इसमें एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, वो किसी में नहीं होता, दैट्स कॉल्ड ओडोइंट प्रोसेस, जिसको डेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंस। अब ये स्ट्रक्चर, ये C2 है, ये बिल्कुल आप इस तरीके से समझिए, क्या कि ये बिल्कुल ये आपकी C2 है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है जिसका नाम होता है ओडोइंट प्रोसेस और डेंस। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो C1 होती है उसमें इसके लिए होती है जगह, उसमें ये जाके जाता है फंस। अब ये C1 में जाके घुस जाएगा तो क्या होगा, अब ये जॉइंट कैसे बन जाएगा, अब ये जॉइंट इस तरीके से हो जाता है। किस तरीके से कि ये आपका ये हो गया और इधर से आप अगर देखेंगे तो ऊपर से इसका बना होता है C1, यानी ये C1 है और ये C2 है। अब इनके बीच में जो आप रोटेशन कर पाते हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है वो इसी तरीके से होता है कि C1 C2 एक दूसरे के ऊपर, जो C2 है वो C1 के ऊपर घूमती है। क्यों, ओडोइंट प्रोसेस घूमेगी तो वो C1 में घूमती है। देखो आपको दिखाऊं डायग्राम, क्या मैंने बोला, इस तरीके से ये C2 है
और ये देखिए ये C2 की ऑडोएंट प्रोसेस है और ये C1 है, और C1 में इसके लिए स्पेस होता है, उसको बोलते हैं ऑडोएंट आर्च या डेंस आर्च होती है, उसमें ये हो जाता है फिट, उसमें फिट हो जाता है, फिर उसमें ये रोटेट करता है, जब भी आप घूमेंगे तो ये रोटेशन कर सकता है। और ये ऑडोएंट प्रोसेस हल्का सा ऊपर की तरफ भी होता है जो कि ऑसिपुट बोन में धंसा हुआ होता है, ऑसिपुट में ऊपर की तरफ ये होता है। ये दोनों जॉइंट इस जॉइंट से क्या लोकेट होते हैं। अगर अब यही डिसलोकेट हो जाए तो उसको आप बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कैसे होगा कि C2 है वो आगे की तरफ खिसक जाती है। टर्म्ड किस तरीके से, वो आगे की तरफ आप क्या हो गया, क्या वो आगे की तरफ जाती है खिसक। तो डिसलोकेशन बिटवीन एटलस एंड एक्सिल टर्म्ड एज एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। इन डिसलोकेशन द एटलस पुश्ड फॉरवर्ड, जो C1 है ये चली गई आगे की तरफ, पुश्ड फॉरवर्ड एंड कॉज स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, क्योंकि हमें पता है ये वर्टिब्रास यहां पर है और इसके आगे क्या स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है। अब ये C1 अगर आगे की तरफ चली जाएगी तो ये आगे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगी, प्लस ये C2 तो यहीं रह जाएगा। तो अगर ये अब ये C2 यही रह गया, C1 उधर चला गया, तो इनके बीच में जो जॉइंट बन रहा था यहाँ वो क्या डिसलोकेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन। ये देखो सबसे प्यारा क्या है, ये C2 है, C2 का ये ऑडोएंट प्रोसेस इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं ऑडोएंट, इसको बोलते हैं डेंस आर्च। ये देख रहा ना, ये C1 का आर्च होता है, C1 का आर्च, इसमें ये C2 घुसी होती है इस तरीके से इस पर रोटेशन करती है, और ऊपर उसके ऊपर होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हमने C2 तो एक बार अच्छे से देख लिया, एक बार C1 और देख लो आप, तो उसमें क्या आर्च अकेले में C1 में आर्च और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दिख रहा है, ये एंटीरियर आर्च, ये जो इधर ही वो जाके फंस जाता है, ये नीचे से वो ये वाला ऊपर है, ये नीचे। अब ऑरेंज प्रोसेस अगर ऊपर की तरफ आएगी तो इससे टच हो जाएगी, जो आपने देखा था। ये देखो कितना प्यारा, ये दिख रहा है, जिसको डेंस बोलते हैं, डेंस आर्च। अभी इस तरीके आप इसको ऊपर कर देंगे तो यहाँ से इससे टच रहेगा और इस पर ये रोटेट करता है, घूमता है, और इतना बड़ा होता है कि हल्का सा ही ऑसिपुट में भी धसा हुआ होता है। अब एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन कैसे होता है, जो C1 है ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला जाता है, और आपको पता है आगे की तरफ क्या स्पाइनल कॉर्ड, वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन करना कर देता है स्टार्ट, और जिसकी वजह से इन दोनों को जो जॉइंट है वो हो जाता है डिसलोकेट। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है इसी से रिलेटेड आपका वेसिलर इन्वेजिनेशन भी रहेगा। अभी जो मैंने आपको इतना अच्छे से C1 C2 समझा दिया कि उनके ये और घूमता है, उसी से रिलेटेड वेसिलर इन्वेजिनेशन रहेगा। तो अभी तो आपको एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन समझ आ जाना चाहिए। और ये जो बिल्कुल मैंने आपको कहा कि ये आपको याद रहना चाहिए कि C2 में क्या होता है, डेंस, इसको ऑडोएंट प्रोसेस भी बोलते हैं, जो अटैच रहता है C1 के ऑडोएंट आर्च से या डेंस आर्च से, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और ये हल्का सा ऊपर ऑसिपुट की तरफ भी ऊपर से निकल जाता है, और यही जॉइंट बनाता है जो आपकी रोटेशन में हेल्प करता है। C1 C2 जो एक दूसरे पर रोटेट करते हैं वो इसी वजह से कर पाते हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मैंने फिर बोला, एक तो कंजेनाइटल, एक एक्वायर्ड। कंजेनाइटल तो आपको एक्वायर्ड में क्या, कोई ट्रॉमा हो जाए, ये एक्सीडेंट हो गया, कोई डीजनरेटिव कंडीशन हो जाए, डीजनरेटिव कंडीशन दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या डीजनरेटिव, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाए, जैसे आपको बोन टीबी हो जाए या रेमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, तो ये आपके क्या हो गई, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई। लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लोग डीजनरेटिव कंडीशन में ही ओए को रख देते हैं और आरए को रख देते हैं। OA is a degenerative condition while RA is not a degenerative condition. RA is a inflammatory condition. ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसा नहीं होता कि RA में डीजनरेशन नहीं होता, मगर RA में डीजनरेशन क्यों होता है, क्योंकि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो गया वो, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या हेरिडिटी होती है, जेनेटिक होता है, तो उस वजह से डीजनरेशन स्टार्ट हुआ, ना कि एज की वजह से। डीजनरेशन का मतलब होता है कि एक आपकी एक एज हो गई, उसके बाद आप चीजें डीजनरेट करने लग गई। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो 10 साल, आप 20 साल के लड़कों में भी हो जाता है, वो होता है जेनेटिक। वहां जेनेटिक की वजह से डीजनरेशन एब्नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है, समझ रहे। यहाँ तो ये डीजनरेशन की वजह से कोई डिसीज होती है, उसे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये जब ऑर्थो में ढंग से आप समझेंगे तो ये क्या, अभी जो लास्ट न्यूरो सर्जरी के पॉइंट्स चल रहे हैं चैप्टर, अभी कल भी जो चलेंगे, आज भी, ये आपके ऑर्थो से ही रिलेटेड है। ये मेजरली आपका ऑर्थो वाला पार्ट रिलेटेड है, लेकिन हम इसमें जो न्यूरो सर्जरी के लेवल से उसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या आ सकते हैं भैया, सिंपल सी बात है, बिल्कुल पूरे के पूरे तो पहले तो आप वो सिम्टम्स रख देना जो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन से आएंगे। इसमें इतने लिखे नहीं है, आप सब लिख दो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन से कितने, नमनेस, वीकनेस, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, और भी जितने सारे सिम्टम्स आपको, आप उसमें लिख सकते हो। क्या सिम्टम, स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेशन हो रही है तो
कौन बहुत सारे और सारे क्या क्या कंफ्यूजन डिसऑर्डर, क्योंकि सेंसरी भी है ना, तो सेंसरी में सेंसेस चले जाएंगे, मसल वीकनेस हो जाएगी, है ना, पेन वगैरह, ये सारे आपको जितने आए उतने लिख दो। हर बार मैं ये कहता हूँ कि लेकिन लिखना इससे रिलेटेड ही। तो नेक पेन, स्टिफनेस, एक बात याद रखना, आपने कभी एक चीज नोटिस करिए कि आपके जॉइंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, नी जॉइंट में भी हो, तुरंत स्टिफनेस हो जाती है कुछ। ये स्टिफनेस जनरली बॉडी एक, देखो दो चीजें होती है, एक तो स्टिफनेस एज की वजह से होती है, वो स्टिफनेस अलग चीज होती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर कोई डिसलोकेशन हो गया और उसकी वजह से आपको स्टिफनेस हो रही है, या फिर डिसलोकेशन होने वाला है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो यंगर एज में होती है, जो उनके अंदर कोई एनोमली हो गई है और उसकी वजह से जॉइंट डिसलोकेशन हो सकते हैं, तो आपकी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में स्टिफनेस अपनी मसल्स को करवाती है। क्यों करवाती है? वो जानती है कि अब ये बंदा मानेगा नहीं, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा, और ये मूवमेंट करेगा तो फर्दर डिसलोकेशन इनिशिएट हो जाएगा। तो उस चक्कर में मसल को स्टिफनेस में पहुंचा देती है। अगर मसल स्टिफ हो जाएंगी तो आप मूवमेंट आप कर ही नहीं पाओगे, आप मूवमेंट करने की कोशिश करोगे, हैवी पेन फील होगा, और प्लस मसल्स स्टिफ हो चुकी हैं, तो ये प्रोटेक्ट करती हैं फर्दर डैमेज से। प्लस एंगुलेशन, टॉर्टिकोलिस हो जाएगा। टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या है कि आपकी जो नेक है वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगी, आपकी नेक है, आप क्या नेक को आप एंगुलेट कर लोगे एक तरफ और इसमें देखो, इसमें एंगुलेशन होता है टॉर्टिकोलिस लाइक कंडीशन। टॉर्टिकोलिस आप ऑर्थो में पढ़ोगे, वहां बताऊंगा कि टॉर्टिकोलिस एक जेनेटिक कंडीशन होती है, बच्चों में होती है, जिसमें बच्चों क्या होता है, उसमें जो आपकी नेक है, जो आपकी वो एक तरफ क्या हो जाती है, टिल्ट होके रह जाती है, और प्लस ऊपर की तरफ हो जाती है। देखो आपको डायग्राम दिखाऊं टॉर्टिकोलिस का, ये टॉर्टिकोलिस पूरा का पूरा चैप्टर है अच्छा खासा, इसको पढ़ेंगे हम, ऑर्थो में रहेगा ये। इस तरीके से ये हो जाता है, पेशेंट कैसा एक तरफ टिल्ट कर लेता है, प्लस ऊपर की तरफ देखने लग जाता है। ये कंजेनाइटल होता है, इनहेरिटेड होता है, मगर जनरली ये बच्चों में ठीक हो जाता है जनरली, ठीक है। नहीं होता तो फिर इसके में सर्जरी वगैरह बहुत कुछ करनी पड़ती है बाद में। तो इसमें टॉर्टिकोलिस नहीं होता, इसमें टॉर्टिकोलिस लाइक कंडीशन हो जाती है, एक एंगुलेट पे मूव कर जाते हो, आपकी गर्दन एक साइड रह जाती है, क्यों? क्योंकि मसल स्टिफनेस हो जाती है, प्लस जॉइंट डिसलोकेट है, तो आप एक तरफ ही रह जाते हो, ठीक है। बाकी नमनेस, कंफ्यूज और बहुत सारी टिंगलिंग सेंसेशन, पैरास्थेटिक, जो आपके मन में आए वो आप लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर नर्व दबेगी तो होगा क्या क्या फाइंडिंग्स आनी है, क्वाड्रिपेरेसिस यानी क्या, चारों, अब ये सारी वही फाइंडिंग है जो स्पाइनल कॉर्ड की दबनी की वजह से आनी है, सिंपल सी चीज है, स्पाइनल कॉर्ड दबेगी तो ये फाइंडिंग आनी है। क्वाड्रिपेरेसिस यानी वीकनेस ऑफ द फोर लिम्स, वीकनेस हो सकती है। एक्सिग्रेटेड रिफ्लेक्स यानी क्या, क्योंकि मसल चली जाती है किस में, स्पार्सिटी में, और आपके जो डीप रिफ्लेक्सेस होते हैं वो एक्सिग्रेट हो जाते हैं। जैसे डीप रिफ्लेक्स कौन कौन से होते हैं, बाइसेप्स के रिफ्लेक्स, ट्राइसेप, नी रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स होते हैं, ये एक्सिग्रेट हो जाते हैं। अगर आप वैसे तो होंगे नहीं, लेकिन आप थोड़ा करोगे तो एकदम सडन रिफ्लेक्स दिखाएंगे। क्लोनस दिखेगा, क्लोनस हम बात कर चुके, क्लोनस क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, पीडीपी में एक चैप्टर रहेगा, वहां पे बहुत सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपको पढ़ने रहेंगे, कम से कम 10 से 15 इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आप हेमीबैलमस, क्लोनस, मायोक्लोनस, टोनस, डिफरेंट आप पढ़ेंगे। क्लोनस इज आल्सो, क्लोनस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अनकंट्रोलेबल है, प्लस रिदमिक है, एक रिदम के साथ होगा, और शेकिंग मूवमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोनस। और जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, सुपरफिशियल कॉर्नियल रिफ्लेक्स, स्किन के रिफ्लेक्स, म्यूकोसल रिफ्लेक्स, जो पर्टिकुलर जिस एरिया को सप्लाई हो रही है उधर पर सुपरफिशियल रिफ्लेक्स चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंसरी लॉस होना है, तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स तो मोस्टली सेंसेशन पे ही वर्क करते हैं तो फिर आपको सुपरफिशियल रिफ्लेक्स देखने को नहीं मिलेंगे। एक्सटेंशन प्लांटर रिफ्लेक्स यानी बेविंस्की रिफ्लेक्स जो आप फुट में करते हैं वो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या, इफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स कंप्रेस्ड, द सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और काइनेस्थेसिया गेट्स लॉस्ट, which gets controlled by nucleus gravilis and nucleus crenatum। यहाँ पर दो वर्ड दिए, nucleus gravilis और nucleus crenatum। ये होता क्या है, ये जनरली स्पाइनल कॉर्ड में एक एरिया होता है, तो यहीं पर जितने भी सेंसेशन होते हैं वो यहीं आते हैं, और यहीं पर इनकी प्रोसेसिंग करके उनको मॉडिफिकेशन करके उसके बारे में रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो ये इन सिस्टम्स पे कंट्रोल पे कर जाता है, ठीक है ना। और ये सिस्टम क्या बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के अपर लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गेट्स क्या कंप्रेस्ड होंगे तो वाइब्रेशन, वो प्रोप्रियोसेप्शन। काइनेस्थेसिया का मतलब होता है क्या, अवेयरनेस ऑफ पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, वो चली जाएगी। अवेयरनेस होना पोजीशन की, मूवमेंट्स की, बॉडी पार्ट की, वो कंप्लीटली आप लॉस कर जाएंगे। साइंस क्या देखेंगे, ड्यूरिंग फ्लेक्शन। अब देखो कोई भी चीज हो भैया,
हमें मालूम है कि अगर आप जब भी आप फ्लेक्शन करेंगे तो आपको सर्वाइकल, क्योंकि वो आगे की तरफ से